एक बहुत पुरानी कहावत है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। यही हाल आरक्षण का अपने देश में हो गया है। नौकरियों का पता नहीं है, लेकिन आरक्षण पर देश में घमासान मचा है और सब लोग अपना श्रेय लेना चाहते हैं। ओबीसी संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब इंडिया के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यूपी चुनाव पर इसका क्या असर होगा। इंडिया चाहता है कि दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आरक्षण वोट की पाठशाला बन गया है और उसके असल सरोकार दूर होते गए हैं, जबकि लोगों की नजर इस खबर पर भी है कि तालिबान के कब्जे में कैसे अफगानिस्तान फंस गया है। तो जैसा आप चाहते हैं उसी के हिसाब से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस मॉनसून सत्र में संसद शोर शराबे की भेंट चढ़ गई, लेकिन ओबीसी को आरक्षण वाले मुद्दे पर सभी पार्टियां एक सुर में सुर मिलाकर बोली। लोकसभा या राज्यसभा सब ने इसका समर्थन किया और अब यह तय हो गया कि राज्य सरकारें ही फैसला करेंगी कि ओबीसी के दायरे में कौन सी जातियां रहेंगी या नहीं रहेंगी, यानी कि राज्य सरकारों को पूरे अधिकार संसद ने दे दिए हैं। और ये मांग सुप्रीम कोर्ट से होते हुए जब संसद तक पहुंची तो सवाल उठा कि क्या ओबीसी में जातियों को शामिल करने का हक राज्यों को मिले, तो सबने कहा हाँ भाई हाँ। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप ये बिल लाए, पहले आना चाहिए था। केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इस विधेयक के पारित होने से सर समाज में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से कमजोर जाति हैं उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पार्लियामेंट की बेसिक ड्यूटी है, अगर कभी इस प्रकार का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करने के लिए वापस से कोई सुधार करने की आवश्यकता हो, उसको क्लियर करने का तरीका हो, तो ये करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। और आज उन गरीब लोगों को न्याय मिले और राज्यों की ताकत भी रहे, अगर इसको क्लियर करना है तो हमारा काम है। और इसी आम राय का नतीजा निकला कि संसद का जो मॉनसून सत्र इस बार कभी पेगासस जासूसी पर तो कभी किसानों के मुद्दे पर चल नहीं पाया। संसद के 80 घंटे 46 मिनट और 121 करोड़ रुपए सिर्फ हंगामे में स्वाहा हो गए। उसी संसद की लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल बिना किसी शोर शराबे के पास हो गए। 385 385 ना नील यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। इससे साफ हो गया कि राज्यसभा से बिल के पास होने और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अब महाराष्ट्र में अगर मराठों को ओबीसी के तहत आरक्षण देना है तो उद्धव सरकार की एक कलम से इसका फैसला हो जाएगा। की 2018 साली जर हा कायदा जर केलाच नसता, म्हणजे राज्याचे अधिकार काढून घेतलेच नसते, तर कदाचित आपण मराठा आरक्षणाची केस जी महाराष्ट्र सरकार ती हरलोच नसतो, पहिला मुद्दा। आणि त्याच्यामुळे या केंद्र सरकारने तेव्हा हे राज्याचे अधिकार का काढून घेतले हे ह्याचं उत्तर माझ्याकडे अजूनही नाही आहे। ये बिल में आपने अमेंडमेंट के बावजूद भी जब तक आप आरक्षण पर जो 50% का जो सीलिंग आपने रखा है वो 30 साल पुराना है, 30 साल हो गए। 30 साल में वो ऊपर अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो ये आज अमेंडमेंट किया है और कुछ आप बदलाव करेंगे, कुछ नहीं। गुजरात में आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले पाटीदारों की किस्मत का फैसला विजय रूपाणी की सरकार कर देगी। मोदी साहब, हम आपके जो विचार है ना, सबका साथ सबका विकास, हम आरक्षण में घुसकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। हरियाणा में जाटों को पिछली जातियों में रखना है कि नहीं, इस पर मनोहर लाल खट्टर के एक दस्तखत से फैसला हो जाएगा। अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा, सरकार जाट आरक्षण देगी। और कर्नाटक में अपनी जाति के लिंगायतों को ओबीसी का आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसको मुख्यमंत्री बोम्मई तय कर ले तो समझो बात बन गई। आरक्षण का ये जिन राजनीति की बोतल से तब निकला जब इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सख्त आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को नौकरी या एडमिशन में आरक्षण देने का हक नहीं है। इसके लिए माननीय जजों ने संविधान में हुए 102वें संशोधन का हवाला दिया, जिसमें 2018 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था।
जिसमें केंद्र को ही पिछड़ी जातियों की पहचान और घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। अब इसी पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार 127वां संशोधन विधेयक ले आए, जिसमें राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो ओबीसी में किस जाति को रखेगी, किसको नहीं। जो पिछले दिनों ओबीसी के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए, उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। ओबीसी की केंद्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई। लेकिन बात फंस गई कि सबको आरक्षण चाहिए तो 50% की सीमा का क्या होगा। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण की तरफ एक बड़ा फैसला संसद ने कर दिया है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को लेकर देश में अलग अलग प्रदेशों पर समय समय पर अलग अलग जातियां प्रोटेस्ट करती रही हैं कि उनको भी ओबीसी की सूची में शामिल किया जाए। ऐसे एक समुदाय गुजरात का पाटीदार समाज है, पटेल समाज है, जिसके नेता हार्दिक पटेल हैं। हार्दिक पटेल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। हार्दिक के साथ हम बात करेंगे। हार्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के गुजरात में। आपने जब ये आंदोलन आज से 6 साल पहले 2015 में शुरू किया था, तो आपने अपने दम पर यह आंदोलन शुरू किया, पाटीदारों को इकट्ठा किया, ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की। आज करीब 6 साल के बाद वो ताकत राज्य सरकारों को मिल गई है जिसकी बात आप चाह रहे थे कि राज्यों के पास हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई में आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या आज के दिन अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उनकी सरकार ये बिल लेकर आ गई? देखिए, सबसे पहले सुमेश जी, हम इस बिल का व्यक्तिगत रूप से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैंने कल भी कहा था, लेकिन आज राज्यसभा से भी पारित हो गया और उसमें विपक्ष ने भी पूरे सहयोग दिया है कि भाई ओबीसी संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना चाहिए। साथ ही साथ गुजरात और चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र की बात हो, सब जगह अलग अलग समुदाय के लोग ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन भी किए और काफी घर्षण भी हुआ, संघर्ष भी हुआ। इसका जो फैसला हुआ है सरकार के द्वारा और विपक्ष के सहयोग से, तो मैंने कल भी गुजरात में कई जगह इस बात को रखा था कि गुजरात सरकार को अब पटेल समुदाय को लेकर सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक सर्वे होना चाहिए। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, वो महाराष्ट्र में मराठों की बात हो सकती है, हरियाणा में जाट समुदाय की बात हो सकती है, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की बात हो सकती है। इन सभी समुदायों का सामाजिक और आर्थिक तौर पे एक सर्वे होना चाहिए कि समाज में हकीकत क्या है। अगर आप सूरत की बात करोगे हमारे गुजरात में, तो वहां पटेल समुदाय की अलग स्थिति है। अगर वही बात अगर हम सौराष्ट्र के किसी गांव में जाएंगे तो वहां पटेल समुदाय की बात अलग है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में अगर बंबई में रहने वाला मराठा है तो उसकी स्थिति अलग है और विदर्भ और मराठावाड़ में रहने वाले मराठा की परिस्थिति अलग है। तो स्वाभाविक तौर पे मैं सच में ये इस बात को लेकर स्वीकार भी करता हूं कि राज्य सरकार को ये जो अधिकार दिया है वो अधिकार कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। लेकिन सुमित जी, हमें एक बात ये भी समझनी होगी, समझते होंगे कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट तैयार करने का राज्य सरकार को अधिकार दिया है, तो फिर 50% आरक्षण की सीमा को लेकर भी अब चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा से जो कागज तैयार हुआ है राज्य सरकार के लिए अधिकार देने वाला, लेकिन वो कागज सिर्फ एक रद्दी बन जाएगा अगर उसका ठीक से उपयोग नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि ओबीसी की आबादी, जो कैपिंग है, ये जो सीलिंग है 50% रिजर्वेशन वाली, ये बढ़ाई जानी चाहिए। तो मैं आप ही से पूछता हूं, ये कहां जाके खत्म होनी चाहिए? 60 पे, 65 पे, 70 पे? उस पर भी संशोधन होना चाहिए। ये कहां तक जानी चाहिए? कितना फीसदी रिजर्वेशन होना चाहिए? आरक्षण का मतलब आप और हम, सुमेश जी, आरक्षण का मतलब हम क्या समझते हैं? आरक्षण का मतलब कोई भीख नहीं है। आरक्षण का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। जिसकी जितनी संख्यादारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। जो समाज मजबूती से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वो किसी कारण से आगे नहीं बढ़ सकता, तो बिल्कुल उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो ये भी होना चाहिए। अभी भी बता रहा हूं, अभी आपने कहा सामाजिक और आर्थिक तौर पर सर्वेक्षण होना चाहिए। सूरत का पाटीदार अलग है और बाकी जगहों का अलग है। सुनिए ना हार्दिक, सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बोल रहा हूं।
सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं क्योंकि सवाल ही पूछूंगा तभी चीजें निकल कर सामने आ पाएंगी। तो यह भी होना चाहिए कि जो लोग आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, अपने पैरों पर अपने दम पर खड़े हैं, उन लोगों को आरक्षण की सूची से बाहर कर दिया जाए। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं, भले वो पटेल हो? नहीं, काफी लोग सुमित जी ऐसे भी है कि जो सक्षम है, जिसके परिवार से कोई सरकारी जॉब करता है, वो कई लोग हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं लेते। कई ईमानदार भी लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि गरीब का बेटा, किसी विधवा का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी किसान का बेटा इसका ठीक से उपयोग कर सके, इसका ठीक से लाभ। ये स्वैच्छिक होना चाहिए या कानूनी होना चाहिए? आज मान लीजिए स्वैच्छिक हो या कानूनी हो। हार्दिक पटेल इन्फ्लुएंशियल हैं, तो हार्दिक पटेल के परिवार को आरक्षण नहीं लेना चाहिए। अगर हार्दिक पटेल के समुदाय में कोई गरीब है तो उसको मिलना चाहिए, यही आप कह रहे हैं ना? स्वैच्छिक हो या कानूनन हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इस बात को मानता हूं। देखिए, कानूनन भी हो सकता है और उसमें स्वैच्छिक लोग भी होते हैं ना सुमित जी। हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि समाज के अंदर सभी, मान लीजिए कि पटेल समाज को आरक्षण मिलेगा, तो मैं ये कहूंगा कि चलिए मुझे जरूरत नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को जरूरत है। मैंने कई लोग ऐसे देखे, मेरे कई दोस्त थे दलित समाज के अंदर, वो कहते कि यार हम सक्षम हैं, लेकिन बेचारा मेरा भाई गरीब है, उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। और उसको मजबूत करने के लिए ये लोग उसका सहयोग भी करते हैं कि तुम्हें ये प्रमाण पत्र लेना चाहिए, तुम्हें इस पर काम करना चाहिए, तुम्हें वहां जाकर इसका फायदा लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। के बाद गुजरात, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं हार्दिक। इसी नोट पर सरकार, मोदी सरकार सवर्णों में भी आर्थिक आरक्षण को लेकर आ गई है 10% के लिए, अभी 1.5-2 साल पहले। मैं आपसे पूछता हूं, आज के वक्त में इस फैसले के बाद अब क्या आप अपने धुर विरोधी नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी कैबिनेट का? भले ही आप कांग्रेस पार्टी में, पर आप मांग तो आपकी थी ना ये, तब तो आप कांग्रेस में नहीं थे। सुमेश जी, 10% आर्थिक आधार पर जब रिजर्वेशन लाया गया तब भी मैंने स्वागत किया था जी। जब ये ओबीसी संशोधन बिल जब लाया गया तब भी मैं स्वागत करता हूं। हम नरेंद्र मोदी जी के जनमत से तो विरोधी नहीं है ना, हम उनकी गलत नीतियों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब कोई अच्छी बात होगी, कोई अच्छा काम करेंगे तो हम उनका स्वागत भी करेंगे। ये नीति तो ठीक है ना, इसमें क्यों नहीं उनका आप धन्यवाद कर दे रहे हैं? तो कहा ना, स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। ओबीसी संशोधन बिल को लेकर हमने इस बिल का स्वागत भी किया है, और सरकार ने जब इस बिल को लाया गया तो आप समझते हैं कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा में उसका विपक्ष ने समर्थन किया है। मतलब स्वाभाविक है कि ये जो अच्छी चीज थी उसका हमने स्वागत भी किया। तो अब एक बात बताइए, अब आप एक बात बताइए सभी राज्यों में, हार्दिक एक बात बताइए, जो आपकी पूरी लड़ाई थी 2015 में जो शुरू हुई, अब गुजरात का चुनाव भी आने वाला है अगले साल के आखिर में, वहां भी चुनाव है। क्या आपको लगता है कि अब पाटीदारों को आरक्षण मिल जाएगा गुजरात में? रूपाणी सरकार आपकी बात को मानेगी? देखिए, आप सुमित जी ये बोल रहे हैं कि चुनाव है, इसमें चुनाव के आधार पर कभी राजनीति नहीं करता, ये समझ लीजिए आप। जब हमारी आंदोलन की शुरुआत हुई तब मेरी 21 साल की सिर्फ उम्र थी, और हम लोगों ने दम से आंदोलन किया था, किसी से डरते भी नहीं थे, जेल में भी काफी गए हैं जी। अब इस बार जब ये राज्य सरकार को ओबीसी लिस्ट करने का अधिकार दिया है, तो हम बिल्कुल ओबीसी कमीशन के सामने अपनी बात रखने वाले हैं, और हम ओबीसी कमीशन को ये कहने वाले हैं कि आपने पहले ये बहाना बनाया था कि राज्य सरकार के अधिकृत ये चीजें नहीं आती, सेंट्रल के अधिकृत आती है, तो अब तो राज्य सरकार के अंडर में आई है। तो हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो सकता है जब तक गुजरात के अंदर सामाजिक और आर्थिक तौर पर इस समाज का सर्वे नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी बोले, हम उस बात से परे रह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस समाज का सामाजिक और आर्थिक तौर पर गुजरात में सर्वे। हार्दिक पटेल, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, मैं आपसे जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराने वाले हैं, हमारा कोई इरादा नहीं है। आप चाहते हैं जातीय जनगणना हो इस देश में? क्यों नहीं कराना चाहते? क्यों नहीं कराना चाहते? बिल्कुल होनी चाहिए। आज हमारे, देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई थी, और हम सब जानते हैं उसी आंकड़े पर आज केंद्र सरकार, वो डेटा बाहर कहाँ आया? 7 साल हो गए केंद्र सरकार उन्हीं आंकड़ों को दबा कर बैठी है। वो डेटा कहाँ बाहर आया? 11 में कराई, 14 तक आप लोग थे, वो डेटा बाहर नहीं आया।
चलिए मान लीजिए कि हमने 3 साल नहीं बाहर लाए, नरेंद्र मोदी जी की 7 साल की सरकार हो गई है। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना जो हुई थी उसका डेटा लाए, और आज 2021 चल रहा है सुमेश जी, हम चाहते हैं कि फिर से जातिगत जनगणना होनी चाहिए इस देश के अंदर। जातिगत जनगणना के आधार पर ही हम समझ पाएंगे कि हमें किस समाज को, किस जाति को, किस समुदाय को विकास की उस बागडोर के साथ आगे ले जाना है। चलिए, जातिगत जनगणना से ही हम समझ बहुत सकते हैं बहुत कि किस शुक्रिया समाज हार्दिक को भाई, हमें मेरे पास बहुत वक्त आगे ले की जाना है। कमी है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हुई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है, लेकिन अब केंद्रीय स्तर पर आरक्षण की सीमा 50 पार ले जाने की बात हो रही है, तो साथ में ये मांग भी उठ रही है कि जाति के आधार पर जनगणना हो। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जाति पर जनगणना नहीं होगी। ये सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। 1960 के दशक में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने यह नारा दिया था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। लोहिया का कहना था कि जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से नौकरियों में उसकी हिस्सेदारी बने। इसीलिए 60% पिछड़ों के लिए लोहिया ने 60% आरक्षण की मांग की थी। अब उनकी राजनीति की विरासत के दावेदार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आरक्षण पर लगी 50% की लॉकिंग को तोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी मांग हमारी है, एक तो आरक्षण की कैप बढ़ाई जाए, 50% से ऊपर किया जाए। वो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? वहां के माननीय सदस्य जो पिछड़े और दलित बैठे हैं वो शायद इस बात को मानते होंगे कि आरक्षण बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर एक को पद मिल जाए, एक मंत्री बन जाए, 2 मंत्री बन जाए, शायद उससे पिछड़ों का भला नहीं होने वाला। भला तब होगा जब हम इस 50% की सीमा को और आगे बढ़ा दें, तब जाकर के हमें पिछड़ों का भला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में साफ कर दिया था कि अगर कोई राज्य 50% से ज्यादा आरक्षण व्यवस्था करता है तो सबसे पहले अदालत उस पर रोक लगा सकती है। अब केंद्र सरकार ने राज्यों को भले ही ओबीसी में जातियों को डालने या निकालने का आदेश दे दिया है, लेकिन यही आदेश राजनीतिक पार्टियों की सिरदर्दी भी बन गई है। इसीलिए सिर्फ विरोधी पार्टियां ही नहीं बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी जाति के आधार पर जनगणना की मांग करने लगी हैं, ताकि जिसकी आबादी ज्यादा हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। आप जनगणना कराने जा रहे हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि 1931 के बाद 2022 में जातीय जनगणना करा दी। ये समय की आवश्यकता है, देश को इसकी जरूरत है। हमारी संख्या कितनी है, ये देश की पिछड़ी जातियों को जानने का अधिकार है। जब हमारी संख्या स्पष्ट होगी तभी हम इन जातियों के साथ न्याय भी कर पाएंगे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश में 5 से 6 हजार ऐसी जातियां हैं जो अन्य पिछड़े वर्ग में आती हैं। इनमें करीब 40 जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण की आधी मलाई खा जाती हैं, यानी आरक्षण का 50% फायदा वही ले लेती हैं, जबकि फायदा उठाने वाली जातियों की संख्या ओबीसी के अंदर ही 1% से भी कम है। ओबीसी में करीब 20% जातियां ऐसी हैं जिनको 2014 से 2018 के बीच आरक्षण का कोई फायदा मिला ही नहीं, यानी पिछड़ी जातियों में ही एक नया क्रीमी लेयर तैयार है जिसको सारी मलाई मिल जाती है। अब वोट की राजनीति इस बात की इजाजत तो नहीं देती कि जिन्होंने आरक्षण का भरपूर फायदा उठा लिया है उनको आरक्षण से बाहर रखा जाए। इसीलिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो रही है और उसका आधार तैयार करने के लिए जातिगत जनगणना की। प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखे हैं तो आप सबको मालूम ही है, वो तो हम बता ही चुके हैं। और हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, तो इसकी जाति आधारित जनगणना हो जाए, तो ये तो हम लोगों की पुरानी मांग है। आखिर 50% आरक्षण की लक्ष्मण रेखा को पार्टियां क्यों तोड़ना चाहती हैं? एक मकसद ये है कि जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उसी लिहाज से फायदा मिले। एक मकसद संख्या बल से वोट बल को साधने की है और एक मकसद इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर देने की है कि आखिर किस जाति के पिटारे में कितना संख्या बल है। लेकिन आपने क्या किया हुआ? टोपी पहनाई हुई है 50 की। इस टोपी को हटाना होगा सर। ये टोपी अधिकार के प्रस्फुटन के राह में बाधा है। ये टोपी
सर्वांगीण प्रतिनिधित्व के राह में बाधा है। मंत्रालय, सचिवालय, विश्वविद्यालय से लेके कहीं भी देख लीजिए, प्रतिनिधित्व अभी भी अत्यंत ही आंशिक है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि जाति के नाम पर गिनती नहीं होगी तो नहीं होगी। तो इंतजार कीजिए कि ये आरक्षण और जातिगत जनगणना की राजनीति कहां तक जाती है। और आज ओबीसी आरक्षण पर चर्चा तेज है। ऐसा नहीं है कि आज जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1931 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी। उसके बाद आज़ादी मिली तो जातिगत जनगणना की मांग बार बार उठी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह कहकर इस मांग को खारिज कर दिया कि इससे समाज में कटुता बढ़ सकती है। तब तय यह हुआ कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना की जाएगी। 2010 में बीजेपी ने भी इसकी मांग की। 2011 में लालू यादव और शरद पवार जैसे नेताओं के दबाव में मनमोहन सरकार ने जातिगत जनगणना कराई। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, लेकिन इसमें तमाम कमियां बताकर ये रिपोर्ट दबा दी गई। आज कमोबेश सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उस ओबीसी आरक्षण का और जाति के नाम पर आबादी की गिनती, दोनों मुद्दे सबसे ज्यादा यूपी चुनाव के संदर्भ में उछाले जा रहे हैं। जहां जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण दो अलग अलग मुद्दे दिखाई देते हैं, पर दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में तब जबकि चुनाव सर पर खड़े हों, आखिर यूपी के चुनाव पर कैसे असर डाल सकता है बदला हुआ ओबीसी आरक्षण का ये स्वरूप, जब राज्य सरकारों को अधिकार मिल गए हैं, संसद ने अधिकार दे दिए हैं। आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए पंकज झा की, ताकि आपको समझ में आए कि इस आरक्षण की राजनीति क्या वाकई में वोट बैंक की राजनीति है या समाज को सुधारने की। सर, ये 3 हफ्ता पार हो चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उस कमजोर नस पर उंगली रख दी जिसने यूपी की राजनीति में सबको अधीर कर रखा है, और वो है कि पिछड़ा वोट किसके पक्ष में जाएगा। जिसने पिछली बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनवा दी, उसी वोट पर विपक्ष की भी नजर इस बार कड़ी है। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए, इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? जिस ओबीसी आरक्षण पर सभी पार्टियां एकजुट हैं, उनके अंदर खलबली आगे की राजनीति को लेकर है। अगर बीजेपी की बात करें तो उसको लगता है कि कई पिछड़ी जातियों में उसका आधार तरक रहा है। आखिर सुहेल देव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद पिछले चुनाव तक बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार आंखें तरेर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी संशोधन बिल के जरिए वो पिछड़े वर्ग के नेताओं को नहीं बल्कि सीधे लोगों को खुश करना चाहती है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस तरह नीतीश कुमार ने लालू यादव के यादव बेस को कमजोर करने के लिए आरक्षण में ही आरक्षण का फार्मूला लगा दिया था, यानी पिछड़ों को पिछड़े और अति पिछड़ों में बांट दिया था, क्या ठीक उसी तरीके से यूपी में भी योगी सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है? क्या बीजेपी हुकुम सिंह की कमेटी की उस रिपोर्ट को मान लेगी जिसमें कोटा में कोटा देने की बात कही गई है, यानी पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए और अत्यंत पिछड़ों के लिए अलग अलग आरक्षण देने का फार्मूला? लेकिन जिन नाराज तबकों को बीजेपी मनाने की कोशिश में लगी है, अब खतरा उनके और भी नाराज हो जाने का है। जब जब चुनाव आता है तब तब एक सगुफा छोड़ देते हैं ना। नहीं तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 52% है, तो जब 52% आबादी है तो इनको उस बैरियर जब मोदी जी ने तोड़ दिया है अपने सुप्रीम कोर्ट के बैरियर को, तो इनका भी रिजर्वेशन 52% करो। दूसरी तरफ विपक्ष को ये डर सता रहा है कि कहीं उसके परंपरागत वोटर मानी जाने वाली जातियों को नई आरक्षण व्यवस्था में हाशिए पर न डाल दिया जाए। आप इस बात को समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के इस डर से समझ सकते हैं। ये है कि जब नई सूची बनेगी तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो मौजूदा ओबीसी की जातियां हैं उनमें से 3 जातियों को, यादव, कुर्मी और गुर्जर, मान्यवर आप भी गुर्जर ही हैं, उनको उससे बाहर कर देगी। ये चर्चा है और ये होगा ही, आप देखिएगा आगे चल के।
हालांकि बीजेपी के लिए ये सारी माथापच्ची मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसी है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण में जातियों का भेड़िया धसान मचा है, उसमें कई जातियां अनुसूचित जाति में शामिल होना चाहती हैं। जो जातियां अनुसूचित जाति में शामिल होना चाहती हैं, उनमें निषाद, केवट, मल्लाह, धीवर, प्रजापति और बिंद जैसी जातियां शामिल हैं। अगर उन जातियों को यूपी सरकार अनुसूचित जाति में शामिल करती है, तो पहले से शामिल अनुसूचित जातियों के नाराज होने का खतरा है। निषादों को अखिलेश और मायावती दोनों ने भरोसा दिया है कि उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में डालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए इस बार वो पहले से ही अपनी मांग तेज कर चुके हैं। हम कहते हैं कि नहीं सुनेंगे तो जिस तरीके से कांग्रेस धोखा खाई है, लटक गए, सपा बसपा लटकी हुई, से भी लटक जाएंगे। तो ये वोट बैंक है, ये वोट बैंक को निश्चित रूप से करे। भारतीय जनता पार्टी खुद कही है, इसलिए करेगी। दरअसल आरक्षण पर राजनीति एक दुधारी तलवार है, जिसमें या तो दुश्मन का दांव कटेगा या चलाने वाले की गर्दन। पिछड़ों को आरक्षण देने वाले वीपी सिंह को अगले चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। एबीपी न्यूज के लिए पंकज झा की रिपोर्ट। और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश पर एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है और लगातार हिमाचल पर इस तरह की खबरें हर रोज आ रही हैं जब से कि मौसम में बदलाव हुआ है। किन्नौर में एक बार फिर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों की बरसात हुई है। पिछली बार पत्थर गिरने से पुल टूटने वाली तस्वीरें आपको याद होंगी, आप भूले नहीं होंगे। ठीक 17 दिन बाद किन्नौर में वैसे ही एक और हादसा हुआ है। उसी तरह की तस्वीरें फिर सामने आई हैं। पहाड़ से पत्थर टूटकर सड़क पर चल रहे वाहनों पर आ गिरे। चलती सड़क पर मुसाफिर से भरी एक बस, 2 कारें और कुछ छोटे वाहन इन बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आ गए। इस डेब्रीज में इस जगह पर आप इसको देख सकते हैं। और आखिरकार आखिरी खबर जो मिली है वहां से, उसके मुताबिक अब तक 10 लोगों की जिंदगी बेवक्त खत्म हो चुकी है। कुछ लोगों को जिंदा निकाला गया है। इस पूरी घटना पर, किन्नौर से इस दिल दहला देने की घटना पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। दो किलोमीटर के पास हादसा हुआ है, कोई कुछ पता नहीं लग रहा है। सड़क पर आसान सा सफर, चंद पलों में कुदरत का कहर। बारिश के मौसम में पहाड़ों पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। यह है नेशनल हाईवे 5 जिसमें यह हादसा हुआ। ये शिमला को रिकांगपिओ से जोड़ता है। इसका यह हाल पहाड़ों से गिरे पत्थरों की वजह से हुआ है। कुछ देर पहले तक यहाँ वाहन रफ्तार से गुजर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला पल कौन सी मुसीबत साथ लाने वाला है। निगुलसरी पहुंचने पर अचानक ऊपर से चट्टानों की बारिश होने लगी। बस 1 सेकंड और सब धुआं धुआं। धुआं हटा तो दिखे तबाही के निशान। देखो बस बची। एक बस, एक कार, इसके अलावा भी कई वाहन लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। कहा जा रहा है कि बस यात्रियों से भरी हुई थी। वो देखो बस बची। अनुमान के मुताबिक 50 से ज्यादा यात्री मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। आनन फानन में रेस्क्यू का काम शुरू किया गया, लेकिन पहाड़ों से गिरती चट्टानों ने रेस्क्यू के काम में भी रुकावट डाल दी। पत्थर आने के कारण जो है वो बस वहां पर बीच में फंस गई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई सिर्फ एक ही चीज की आ रही है, क्योंकि ऊपर से अभी तक वे पत्थर गिर रहे हैं। वो देखो बस मलबे में फंसी बस हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की है और बस के ड्राइवर कंडक्टर को बचा लिया गया है। ये बस हरिद्वार से आ रही थी। वो देखो बस बची। एक एसआरटीसी की बस
जो है मलबे में दबी है। ड्राइवर और कंडक्टर तो निकल गए हैं उसमें से, पर अंदर कितने सवारियां हैं और कितने अभी बचे हुए हैं उसका पता नहीं लग रहा है। सड़क के नीचे घाटी में सतलुज नदी बहती है। आशंका इस बात की भी है कि चट्टानें कई लोगों को अपने साथ वहां तक न ले गई हों। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। आखिर कुदरत का ये कैसा कहर है। पिछले कुछ ही दिनों में लैंडस्लाइड की घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश को दहला दिया है। यहाँ रहने वाले और यहाँ आने वाले मुसाफिरों में ये तस्वीरें खौफ भर रही हैं। ये तस्वीर 31 जुलाई को हिमाचल के ही सिरमौर की है। कैसे पहाड़ ने पूरी सड़क को अपने आगोश में ले लिया था। चंद सेकंड में कई 100 मीटर की सड़क घाटी में समा गई थी। पहाड़ों से पत्थरों के गिरने का ये कोहराम 25 जुलाई का है। जगह किन्नौर ही थी जहां चट्टानें इतनी तेजी से आईं कि पुल को ढहा दिया। चट्टानों की चपेट में एक पर्यटक वाहन भी आ गया था, जिसमें बैठे 9 पर्यटक हादसे का शिकार हो गए। पहाड़ों पर लगातार हो रहे हादसे कोई अलार्म तो नहीं बजा रहे। क्या ये आने वाले किसी बड़े खतरे का सिग्नल तो नहीं? क्योंकि अगर ये सिर्फ कुदरत का ट्रेलर है तो पिक्चर कैसी होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।